आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने जितना भी जो बेसिक ज्ञान था वो हासिल कर लिया था, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्ज का ओरिजिन क्या है, कि भाई फ्रिक्शनल ओरिजिन है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पता कर लिया था। आज जो हम शुरुआत करेंगे, एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां से हम लोगों का बेसिकली एक तरीके से सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक का क्या नाम है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशंस तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिखवा दूंगा तुम लोग को। इससे पहले कि मैं डेफिनेशंस लिखवाऊं, हमको पहले ये समझना जरूरी है कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आखिर मतलब है क्या, है ना। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आइए दिमाग लगा के देखते हैं। क्वांटाइज्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है फिक्स्ड। क्या मतलब होता है इसका? फिक्स्ड। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं, दिमाग लगाने की कोशिश करना। मान लो हमारे पास ये बालक है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव है, और ध्रुव अभी हमारे पास बैठ करके क्लासेस अटेंड कर रहा है। सपोज करो सडनली ध्रुव के घर से फोन आ जाए कि भाई ध्रुव एक काम कर, तू घर आ जा, तेरी घर पे बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। लेकिन ध्रुव कहता है कि नहीं जी, मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मैं क्लास को नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा। हाँ ना बोलो यार। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ध्रुव यहां पर भी रहे और ठीक उसी समय ये अपने घर पे भी हो? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इसके टुकड़े कर दो। क्यों नहीं हो सकता? आधा इधर रख लो, आधा यहां रख लो, और बाकी का जो आधा बच जाओ उसे कहां भेज दो? घर भेज दो। हाँ ना बोलो। क्या ऐसा कर सकते हो? अरे कर तो सकते हो यार। तुम ये क्यों कह रहे हो कि नहीं कर सकते? कर तो सकते हो ना। लेकिन अगर कर दिया तो ध्रुव तो खत्म। बुरा मत मानियो भाई, ठीक है। कहीं बोले सर मेरे को मारना चाह रहे हो, भाई मैं मारना नहीं यार, फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा हूं, है ना। ध्रुव तो खत्म। अच्छा, अब ये काम तुम कर क्यों नहीं पाए? ये सबसे बड़ी बात है। ये हम कर क्यों नहीं पाए? ये हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ध्रुव की जो आइडेंटिटी है वो एज अ होल है। भाई आइडेंटिटी ध्रुव की है, ध्रुव की उंगली की थोड़ी ना आइडेंटिटी है कुछ भी। हाँ ना बोलो। ठीक। अब तुम कहोगे सर उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हो, फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रही, ये सब क्या काट पीट, अब क्या सिखा रहे हो? तो समझो इसका अर्थ है, मैं यहां पे ध्रुव को कंपेयर कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन से। किससे कंपेयर कर रहा हूं? तुमको इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कभी तुमने आज तक ऐसा सुना कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इधर से इधर? कभी सुने हो आज तक? कभी ऐसा सुने हो कि 0.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो? हाँ ना बोलो। कभी नहीं सुना ना। हमेशा यही सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो पूरा ट्रांसफर हुआ, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन, या कितने इलेक्ट्रॉन? तीन। ऐसा तो नहीं है ना आधा आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। हाँ ना बोलो यार। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये मान लूं, बात समझना मेरी, कि अरे ये कैसी शेप है, गोला चाहिए। मैं अगर ये मान लूं ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? मान लिया इलेक्ट्रॉन है, और मैं ये मान लेता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है। कितना चार्ज है? इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? ई। अब ध्यान लगा के सोच, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पे कितना चार्ज होगा? 1e। दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना चार्ज होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना चार्ज होगा? 4 होंगे तो, एंड सो ऑन। क्या ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शंस में हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि तुम ध्रुव को बीच में से काट नहीं पाए। इसी वजह से ये जो वैल्यू है ये कभी फ्रैक्शंस में, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि तुम अपने मन में चार्ज की अगर कोई भी वैल्यू अज्यूम करो और तुम सोचो कि यार ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो उत्तर आएगा नहीं। चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई।
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, समझना जरूरी है, ध्यान दो। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं सीमेंट बेचता हूं, मैं क्या बेचता हूं, और मैं बहुत ही बदमाश सीमेंट बेचने वाला हूं, बहुत ही मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूं, मैं क्लियरली एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल भी शरीफ व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत ही, समित पूरा गेट बंद करो, मैं बहुत ही बदमाश सीमेंट बेचने वाला हूं। मैं क्या काम करता हूं, जो भी मेरी दुकान पे खुली सीमेंट लेने आता मैं उसे भगा देता हूं। किसी ने अगर कहा मुझे 10 किलो सीमेंट चाहिए, मैं उसे तुरंत भगा दूं, चल भाई चल, मैं नहीं देता। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि या तो मैं पूरा कट्टा बेचूंगा जो कि 50 किलो का है, नहीं तो नहीं बेचूंगा। अब सोच के देख, अगर मैंने एक कट्टा सीमेंट बेची तो टोटल सीमेंट कितनी बिकी? 2 कट्टे बेची तो भाई 2 गुणा 50, और भाई 3 कट्टे बेचे तो 4 बेचे तो क्या ये वैल्यू फ्रैक्शंस में हो सकती है? क्यों नहीं हो रही फ्रैक्शन में? भाई मैंने डिसाइड कर रखा, मैं तो नहीं दे रहा। यानी कि जो सीमेंट बिक रही है वो इन नंबर्स के मल्टीपल में, जिसमें बेसिक क्वांटिटी क्या है? 50 kg। बेसिक क्वांटिटी क्या है? ठीक वैसे ही नेचर में कम से कम चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो ये होता है E। इससे कम चार्ज नहीं होता, इससे कम चार्ज नेचर में, कम से कम चार्ज ये। और ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। किसका चार्ज है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? ये किसका चार्ज है? तो अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर कितना चार्ज होगा? 1 ही। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो, बात कुछ चमकी। और समझो, एक और एग्जांपल देखो, आओ, समझना बहुत जरूरी है, क्लियर होना चाहिए। हिंदुस्तान में रुपया चलता है, सबसे छोटे से छोटा सिक्का जो होता है वो कितने पैसे का होता है? चलो बोलो। इंडिया में इस वक्त छोटे से छोटा जो पैसा है वो कितना है? अरे 1 रुपया है ना यार। 50 पैसे तो बंद कर दिए ना गवर्नमेंट ने कब के। 1 रुपए से कम तो नहीं आता ना। तो तुम्हारे हिंदुस्तान में जितनी भी करेंसी एग्जिस्ट करेगी वो इसी का तो मल्टीपल होगी। सोच के देख यार, क्योंकि बेसिक यूनिट 1 रुपया है ना। नहीं आई बात समझ में? बेसिक यूनिट अगर अब 100 रुपए हैं तो मैं क्या बोलूंगा? 100 इंटू ₹1। हाँ ना बोलो? अब तुम खुद सोच के देखो, क्या इंडिया में 91.5 रुपीज आज के टाइम में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भैया 50 पैसे का सिक्का चल ही नहीं रहा। अरे तुम्हारे दिमाग में बात आई? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। वैसे ही चार्ज में मिनिमम चार्ज E है। मिनिमम चार्ज क्या है? और ये किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इससे कम चार्ज नहीं होता। तो अब अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इसका मल्टीपल होगा ना। चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इसका क्या होगा? यही क्वांटाइजेशन है। यही क्या है? बात पल्ले पड़ी? हाँ ना बोलो? डेफिनेशन लिखवा दूं? लिखो, डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू, फिर से लिख लें, यहां पे पीछे, यहां फिर से लिख लें, रिवाइज होएगा। लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, charge can exist in discrete packets. Charge can exist in discrete packets with each packet having a charge, with each packet having a charge equal to, having a charge equal to integral multiple, equal to integral multiple of certain, integral multiple of certain minimum charge E, small e, integral multiple of certain minimum charge E, full stop।
ये एग्जाम्पल लिखने हैं या हटा दूं? याद रहेंगे ना? बहुत बढ़िया। अब इधर देखो ध्यान से, सर्टेन मिनिमम चार्ज E। तो जब फॉर्मूला अपन बनाते हैं ना, इधर देखो, तो चार्ज का फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्या फॉर्मूला बनेगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। कुछ भी हो सकता है भाई, हाँ ना बोलो। एंड व्हाट इज E? E इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वैल्यू है इसकी, याद रखनी है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे है। फंडामेंटल कांस्टेंट है प्रकृति का, नेचर में 4 फंडामेंटल कांस्टेंट, H, C, G और E। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हाँ ना बोलो? यही क्वांटाइजेशन है। यही क्या है? चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और ये वैल्यू किसी भी कीमत पे फ्रैक्शंस में आया। समझ आया? कारण क्या है क्वांटाइजेशन का? आओ समझे। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। अब इतनी देर से तुम लोग क्वांटाइजेशन मेरे भाई पढ़ रहे हो, जरा सोच के तो बताओ कि क्वांटाइजेशन का कारण क्या होना चाहिए। जो भी बच्चा अगर बताना चाहे तो बताए। व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? बेसिक कारण क्या था? अबे गधो, बेसिक कारण ये था कि तुम ध्रुव को काट नहीं पाए। ध्रुव कौन था? इलेक्ट्रॉन। ध्रुव कौन था? तो क्वांटाइजेशन का तो कारण ये हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़ नहीं पाए। इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़, तो कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन यही हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन इंटीग्रल नंबर। कारण यही हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन केवल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इन इंटीग्रल। अगर इलेक्ट्रॉन टूट सकता होता तो क्वांटाइजेशन नहीं होती। हाँ ना बोलो? बात समझ में आई नहीं आई? अब ये तो वो बात है, सुनो मेरी बात, ये तो वो बात है जो एनसीईआरटी में लिखी है, जो हम लोगों को पढ़नी है, दुनिया को पढ़ानी है। ठीक है, थोड़ी ग्रेजुएशन की बात बताता हूं, थोड़ा इससे आगे की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, रखना हो रखना, डिस्कार्ड करना हो कर देना। हम क्या बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते? हाँ ना बोलो? यह बात सत्य नहीं है। यह बात सत्य, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन मिलके बना है क्वार्क से। किससे मिलके बना है? दो प्रकार के क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और अप क्वार्क पे चार्ज होता है +1/3e और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -2/3e। ध्यान से देखो, ये नंबर आ गया ना फ्रैक्शन में, जो अभी तक मैं चिल्ला रहा था फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बट ये है ना फ्रैक्शन में। हाँ ना बोलो? लेकिन अभी तक भी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट वैलिड है, क्योंकि क्वार्क्स की स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है ना, वैसे अभी हम क्वार्क्स को स्टेबल नहीं कर पाए। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम क्वार्क्स को स्टेबल कर पाए तो ये कॉन्सेप्ट तुरंत से पहले क्या हो जाएगा? गलत। हाँ ना बोलो? ये एक्स्ट्रा ज्ञान। हालांकि इसके ऊपर एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज का एक सवाल दिया हुआ, शायद क्वेश्चन नंबर 34 है पहले चैप्टर का। कंपोजिशन पूछी है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। आता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी अपन कर लेंगे। हाँ ना बोलो? उतारो फटाक से।
वहीं पे करना। ठीक है ठीक। हाँ कॉपी मेरे को दे दो। हाँ हाँ एक वाइट शीट दे दो मैडम, एक वाइट शीट दे दो मुझे। हाँ इसमें है ना, ठीक है, जिन पे कॉल करना है मैं बता देगा। हो गया भाई? कुछ सवाल करेंगे अपन लोग, टाइम पास क्वेश्चन एकदम, है ना, क्योंकि सवाल साथ के साथ खत्म करेंगे टॉपिक वाइज। बढ़े आगे, कर दूं सवाल, लोड कर दूं? ला 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 ला, यही होना चाहिए बस। 8 ही थी, 8 स्लाइड थी, ओके। गलत स्लाइड लोड करा दिए। ऐसे नहीं करो यार, ये है कि नहीं? आओ, कितनी सारी स्लाइड लोड करा दी तुमने यार। आइए भाई, कुछ सवाल एकदम टाइम पास सवाल हैं, ठीक है। मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला सवाल आपको दिख रहा है, क्या एक बॉडी पर 1.5 ई चार्ज हो सकता है जिसमें ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं? जो लोग बोल रहे हैं चार्ज हो सकता है हाथ खड़े करो। जो लोग बोल रहे हैं ये चार्ज नहीं हो सकता वो हाथ खड़े करो। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है, ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल। अच्छा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि n जो है कांट बी इन, n की वैल्यू किस में नहीं हो सकती? अरे बोलो सही है क्या? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल इसे मैं कराएगा, टेंशन लेने का नहीं। आओ, क्या कहता है सवाल? कहता है यार काम की वैल्यू को अंडरलाइन कर लें पहले। कहता है एक कंडक्टर है जिसमें चार्ज है इतना, चार्ज है, कहता बता कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या कम हैं इस कंडक्टर में। आइए करते हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, चार्ज की वैल्यू गिवन है तुमको कितनी? -9.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। हाँ ना बोलो? कहता कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है? ओहो, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी था। ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि चार्ज जो तुम्हें दिया हुआ है वो नेगेटिव है, तो जो फॉर्मूला तुम लगाओगे क्वांटाइजेशन का वो लगाओगे Q बराबर माइनस एनी, और अगर चार्ज पॉजिटिव दिया होता तो फॉर्मूला क्या लगता? Q बराबर प्लस एनी। तो Q की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी? -9.6 इंटू 10 की पावर -17 बराबर -n, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस ने माइनस को मारा, 16 ने इसको 6 बार मारा, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 600। अरे इधर 10 की पावर -17 है, वो इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी ना यार। हाँ ना बोलो? n की वैल्यू क्या आई? ये इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है इसमें? कम है ज्यादा है? कम ज्यादा? ज्यादा। क्यों ज्यादा? अबे चार्ज नेगेटिव आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन से कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसमें 600 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। किसमें है? उतारो फटाक से, पल्ले पड़ गया ना कैसे किया गया है? बहुत बढ़िया, उतारिए, शाबाश। हाँ यही रहेगी, फिक्स है, कांस्टेंट है नेचर का, ई की वैल्यू नहीं बदलेगी चाहे धरती बदल जाए।
आया? बार बार लगातार फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ भैया, कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं जैसी नहीं है। टर्म 1 का पेपर एमसीक्यू अगर आया तो तुमको समझना ही पड़ेगा, घोटा उठा मार के पास नहीं हो पाओगे। 11वीं में हो गए हो, 12वीं में फेल हो जाओगे, मजा आ जाएगा तुमको। बड़े बड़े धुरंधरों के टर्म 1 में 8-8 नंबर आए हैं अभी, जब रिजल्ट आए ना क्लास 12th का, मतलब 35 में से 8, 35 में से 10, काफियों का रिजल्ट ये आया। इसलिए समझने पे फोकस करो। किस पे? समझने पे। उतारते रहो, साथ के साथ जानकारी सुनते रहो। लेक्चर्स को दोबारा देखने के लिए क्या करना? ये लेक्चर्स को दोबारा देखने के लिए क्या करना? YouTube पे जाने का, मार्क्समैन इन फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करने का। ये लेक्चर्स वहां पर भी अपलोड होते हैं, तुरंत तो नहीं होते, तुरंत नहीं होते। जैसे आज अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ 2 to 3 days, लेकिन होगा, अपलोड होगा प्लेलिस्ट में, ताकि बाद में अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में नहीं आए तो लेक्चर पूरा देख लो, ठीक है, और उसको क्लियर कर लो। और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो फिर मेरे से आके पूछो। ठीक भाई? क्लियर? उतार लिया? सारी चीजें तो अपलोड खैर नहीं कर पाऊंगा मैं, बट लेक्चर्स तो कर दूंगा, लेक्चर्स कर दूंगा। और जो क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे, मतलब ये तो लेक्चर के ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद तुमको एक रामायण दी जाएगी, जैसे जैसे तुम लोग अपने एडमिशन्स कंफर्म कराओगे। और तुम समझते हो एडमिशन्स कैसे कंफर्म कराओगे? लक्ष्मी दे के। बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग, है ना? तो जैसे जैसे तुम एडमिशन्स कंफर्म कराओगे, तुमको एक बुकलेट दूंगा मैं, ठीक है? बस ज़्यादा नहीं है, वह पार्ट 1 की बुकलेट है ना? मतलब तुम्हारे टर्म 1 की बुकलेट है, बस ज़्यादा नहीं, बस 1,500 सवाल होंगे, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है? बस 1,500 सवाल हैं। तो आधे अपन यहाँ कर लेंगे, आधे तुम डाउट पूछ लोगे। अरे तुम भी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे ना भाई, समझे नहीं? उस बुकलेट में नीट वाले के लिए भी क्वेश्चन है, जेईई वाले के लिए भी क्वेश्चन है। और जो ये कहता है ना, सर देखो भाड़ में जाए नीट, भाड़ में जाए जेई, मुझे होना 12वीं पास, सिर्फ सीबीएसई, उसके लिए भी क्वेश्चन है। तरीका मैं बता दूंगा उसका, कैसे इस्तेमाल करना है किस बच्चे को, ठीक है? तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो बस सीबीएसई वाले करेंगे, बाकी सब करेंगे। ओके, अब हो गया भाई? आगे बढ़ा जाए, आइए कुछ सवाल। मैं एक सेकंड कैमरा रीसेट कर दूं, बंद हो जाएगा अन्यथा ही। हाँ जी, कुछ सवाल। अच्छा, ये सवाल जो है ध्यान से देखोगे तुम तो पिछली क्लास का रिकैप करवा रहा है तुमको, जो मैंने इससे पहली क्लास ली थी। कहते यार ऑर्डिनरी रबर जो है, अरे भाई ऐसा नहीं करो, इधर आ जाओ। कहता है ऑर्डिनरी रबर जो है वो एक इंसुलेटर है। ऑर्डिनरी रबर क्या है? लेकिन कह रहा है जो एरोप्लेन जो होते हैं उसके जो टायर्स हैं वो कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। क्यों? क्या मैंने कारण बताया था? क्या कारण बताया था? एरोप्लेन जब चलता है तो हवा उसके सरफेस को रगड़ मारती है। हवा जब उसके सरफेस को रगड़ मारती है तो फ्रिक्शन की वजह से उस पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। वह चार्ज स्पार्क ना पैदा कर दे, इसलिए जरूरी है कि जमीन में जाना चाहिए। और इसलिए टायर्स को क्या बनाया जाता है? कंडक्टिंग, ताकि एरोप्लेन जैसे ही टच डाउन करे सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाए? जमीन में। हाँ ना बोलो। और भी एग्जांपल दिए थे, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, वो अगला आ जाएगा सवाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का है, वो भी एनसीईआरटी का है। उत्तर लिख लोगे? बोलो। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पे चर्चा करेंगे। सवाल संख्या 4। सवाल अच्छा है, कहता है एक व्यक्ति है, उसने अपने घर के बाहर 2 मीटर लॉन्ग इंसुलेटिंग स्लैब लगा दी। आइए समझते हैं क्या किया है इस चिरकुट ने, ये समझना बेहद जरूरी है। इसने क्या किया है? देखो कुछ इस प्रकार से, यस, इसने जो है ऐसे स्लैब लगाई है, 2 मीटर लेंथ की स्लैब है। कितने मीटर लेंथ की स्लैब है भाई? 2 मीटर। और इसको ना इसने इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, इसने क्या काम किया है? इसके टॉप पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे सुंदरता से
एक एल्यूमिनियम की शीट भी रख दी जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, सही है? यदा बताओ अगली सुबह अगर यह व्यक्ति इस एल्यूमिनियम की शीट को छुएगा तो क्या इसको शॉक लगेगा? 20 मिनट सोच के बोलना, 10 सेकंड का समय ले लो। अगर यह व्यक्ति अगली सुबह इसको छुएगा तो क्या इस व्यक्ति को शॉक लगेगा? मैं बता दूं, यहां से इंसुलेट किया हुआ है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ भाई इसको झटका लगेगा? हाथ खड़े करो। 3 लोगों को लग रहा है, 4, 5, देखा देखी 6, एक और बढ़ गया 7। कितने लोगों को लग रहा है इसको झटका नहीं लगेगा? ठीक है, काफी लोगों को ये लगता है झटका नहीं लगेगा। बट सवाल का उत्तर ये है, ये दिखेगा नहीं कर। सवाल का उत्तर ये है, यस he will get a shock। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये झटका भाई को लगेगा क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ पोल को इंसुलेट करा है, उसके पैर तो जमीन को टच कर। हाँ, बात तो सीधी सी है, बात को समझो। उसने पोल को इंसुलेट कर दिया। जब ये एल्यूमिनियम की शीट रात भर ऐसे रहेगी तो हवा इसके सरफेस को रगड़ मारेगी, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन से इस पे क्या आ जाएगा? चार्ज। अब क्योंकि ये इंसुलेट कर गया तो ये चार्ज जमीन में जा ही नहीं पाएगा यार। ये इसको इंसुलेट कर गया ना यहाँ से, तो चार्ज जमीन में जा नहीं पाया। जब ये आके छुएगा तो चार्ज इसके थ्रू जाएगा कहाँ? जमीन में, तो इसको झटका लगेगा। सवाल कॉन्सेप्चुअल और ज्यादा अच्छा होता कब? अगर इसको यहाँ से इंसुलेट ना किया होता तो झटका नहीं लगता, क्योंकि फिर उस कंडीशन में क्या होता, जितना भी चार्ज इस पे बना वो सारा का सारा कहाँ चला जाता? जमीन में। समझ आया? हाँ ना बोलो, आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश वाह। 5वां सवाल वही आ गया क्या? Vehicles carrying inflammable materials usually have ropes touching the ground during motion by, हो जाएगा? सेम रीजन जो एरोप्लेन का था। आओ कुछ न्यूमेरिकल देखें, होने चाहिए न्यूमेरिकल। हाँ ये रहा, ये अब ये न्यूमेरिकल है। ये क्या है? न्यूमेरिकल है। ऐसे टाइम पास न्यूमेरिकल है। अगर तुम्हें फिजिक्स नहीं भी आती है तब भी तुम इस सवाल को कर सकते हो। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? कॉमन सेंस का। आओ समझते हैं। कहता है यार, अगर एक बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड एमिट कर रही है, कितने इलेक्ट्रॉन? कितनी देर में? कहता कितने समय में 1 कूलम चार्ज इससे बाहर चला जाएगा? ये सवाल है। कितने समय में 1 कूलम चार्ज इस बॉडी पर से चला जाएगा? भाषा थोड़ा सा परेशान करने वाली है, बाकी है कुछ भी नहीं। आओ समझो, इधर देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, बोलो तो कितने हैं भाई? 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है? इधर देख, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अरे अभी अभी तो बताया, शाबाश। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 10 की पावर 9। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना, तो 1 सेकंड में चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? अरे 1 सेकंड में चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? बोलो बोलो, मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो देखो आओ, चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज इन 1 सेकेंड कितना हुआ? 1.6। 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर, हाँ ना बोलो, क्या वैल्यू आई? 1.6 इंटू 10 की पावर -10। 1 सेकंड में इतना चार्ज। समझ समझ,
1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाता है कितनी सेकंड में? अरे यूनिटरी मेथड लगा दो। अगर इतना चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है तो 1 कूलम कितनी देर में जाएगा? यूनिटरी मेथड लग जाएगा। तो किसी को ये भी नहीं समझ आता तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। 1 केला 2 रुपए का, तो 2 केले कितने के भाई? 2 केले कितने के? अब जिसको ये भी ना समझ आए भाई, मैं भाई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में गया, तो 1 कूलम चार्ज कितनी सेकंड में जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -10 सेकंड, एंड दिस इज योर। आया नहीं आया? पल्ले पड़ गया? पक्की बात? प्लस का हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे -10 को तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है ना? दबने का नहीं न्यूमेरिकल से भाई, न्यूमेरिकल से ये तो बच्चा न्यूमेरिकल है। अभी जब कूलम फ्लो शुरू होगा तब तुमको दिखाऊंगा पिक्चर पूरी। ये व्हाइट शीट पे अटेंडेंस देना अपनी। जो बच्चा आज ही की क्लास में बैठा हो केवल अपने नाम के सामने नंबर डाल देगा और जाते टाइम मुझसे चर्चा करके जाएगा, ठीक है? कुछ लोग खाम में पिटने को घूम रहे हैं मुझसे। समझ गया जिसको बोला मैंने? उतारो फटाक से। ये सारा सवाल तुम्हारी बुकलेट में भी लिखा हुआ है, सारा सवाल बुकलेट में भी लिखा हुआ है, ठीक है? बट ये तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा इधर क्लास में। आराम से पढ़ेंगे अपन को, कोई जल्दबाजी नहीं। टर्म 1 में पूरा समय देंगे, हमारे पास बहुत समय, क्योंकि टर्म 2 में करने को कुछ है नहीं। टर्म 2 1 महीने में खत्म कर देगा मैं सारी यूनिट। थ्योरी है ना सिर्फ, छोटी छोटी को भी। चलिए चलिए फटाक से उतारे हैं। सर हाँ जी बेटे। मैंने इससे पहले एक लिख तुम नाम लिखो पहले, हम जानते हैं तुमका। सर नाम से डीटीएस आइए, जैसे ही हो जाए बताइएगा, अगले सवाल पे दिमाग लगाएंगे। हुआ? शाबाश। लगा दे भाई, उतार लिया हो तो चलो करो करो फटाक से करो। एक दो सवाल तो मैं होमवर्क में भी देंगे ना, घर पे जाके कुछ ट्राई कर पाओ। देखने में तो कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, अब ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सर देख नहीं रहा, छोटा छोटा लिख रहे हो। अब तो काफी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, है ना? चलो भैया, अच्छा सवाल है, और ये एक्चुअली इतना अच्छा सवाल है कि पता नहीं क्यों मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसको एक बार घर से ट्राई करो। अच्छा, अब मैं ये क्यों चाहता हूँ कि तुम इसे घर से ट्राई करो? क्योंकि ये बात मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें फिजिक्स तो आती नहीं है, फिजिक्स मुश्किल है, लेकिन तुम्हें केमिस्ट्री तो आती है। क्योंकि केमिस्ट्री तो इजी है, यू नो केमिस्ट्री, और तुम समझ जाओ। देखो एवोगैड्रोस नंबर लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा हुआ है। अरे भैया उधर नहीं लिखे, मॉलिक्यूलर, तुम समझ रहे हो ना? इस सवाल में क्या इस्तेमाल होगा? केमिस्ट्री। क्या इस्तेमाल होगी? मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, आई डू नॉट नो केमिस्ट्री। तो इसीलिए मैं एक बार ये चाहता हूँ कि तुम इस सवाल को घर से क्या करो, ट्राई करो। होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है उससे भी बढ़िया। होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता उससे भी बढ़िया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखोगे कहीं से। बस ये बात एक समझ, यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही,
ऐसा नहीं है कि तुम इस सवाल को करके लाके मुझे दिखा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये इनाम दे दूंगा। सीधी सी कहानी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम इस सवाल के ऊपर आराम से 10-15 मिनट बैठो और सोचो कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। जो मैं नहीं चाहता वो ये कि तुम YouTube से इसका सॉल्यूशन देख लो, तुम किसी बुक से इसका सॉल्यूशन देख लो और वो लिख करके ले आओ, फेल हो जाओ लेकिन मदद मत लो। और मदद तब तक ना लो जब तक कि तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खराब ना हो जाए सोच सोच के। अभी तक यही गलती तुम लोग करते आए हो हमेशा से। तुम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत जल्दी देख लेते हो जिससे तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होती। केवल सोचना है। सुन लो उतारने से पहले, इसी सवाल का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन भी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो सवाल क्या दिया हुआ है कि हाउ मच पॉजिटिव चार्ज is there in a cup of water। कह रहा है एक कप पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि ये सवाल ना एक तरीके से देखा जाए तो गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि कप में पानी कितना है। समझो ना, अरे कप का साइज कुछ भी हो सकता है ना, कप छोटा हो सकता है, कप बड़ा हो सकता है मेरे भाई। तो कप का साइज बताना चाहिए था जो नहीं बताया गया। ठीक है, हाँ ना बोलो। तो हम इसमें भी मान लेते हैं कि कितना पानी है कप में, 10 ग्राम। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों डिट्टो सेम है। जैसे वो होगा वैसे ही ये होगा। ठीक है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। हाँ ना बोलो। बता दो सवाल घर से ट्राई करने का, घर से ट्राई करने का। और फिर बता रहा हूँ कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है उस्ताद। अगर किसी ने ऐसा लटोड़ा खरीद रखी हो तो आग लगा देना। बता रहा हूँ भाई, किसी ने भी अगर खरीद रखी हो तो मिट्टी का तेल लेना, उसमें आग लगा देना। और मेरा एडिटिंग करने वाला अगर इस बात को सुन रहा हो तो इस लाइन को काट दी, यूट्यूब पे डाल दे। हाँ भाई, डन है। अरे चार तो लाइन क्या यार, तुम लोग इतना समय लेते हो। बढ़े आगे। आइए अगली स्लाइड में क्या है देखें। आप इसको बाद में चर्चा करेंगे। आइए एक फालतू का सवाल कर लेते हैं। सवाल एकदम फालतू का है लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो तुम लोग। differentiate between charge and mass। differentiate between charge and mass। आइए पहले देखेंगे, उसके बाद में आप लोग उतारिएगा। एक तरफ लिखेंगे चार्ज तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे। चलो भाई, पहला मौका तुम्हारा, पहला मौका तुम लोग का। कोई भी अंतर जो तुम लोग को पता लगता हो चार्ज और मास में, कोई बताना चाहे तो बता सकते। तू तो क्लास लिए बेटा, सारे बता देगा बंदा आदमी। और कोई बोलो। बहुत अच्छा डिफरेंस बताया बालक ने अप फ्रंट कि भाई चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज्ड। भाई चार्ज की तो फिक्स वैल्यू है ना। सोच के देखो, मान लो तुम बाजार गए, मम्मी ने बोला कि काम करो आज शुक्र बाजार चले जाओ, है ना। 23-24 सेक्टर में लगता है शुक्र बाजार, ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ किस में लगता है। ठीक है, तो मम्मी ने बोला एक काम कर भाई, 1.25 किलो भिंडी लेके आओ।
भिंडी आने से मना थोड़ी करेगी ना, भिंडी कटने से मना करेगी, रोकने तो मना कर दिया था ना। ऐसे थोड़ी तुमसे प्यार से काट दो बेचारे को, हाँ ना बोलो। तो इसका मतलब चार्ज तो क्वांटाइज्ड है लेकिन मास क्वांटाइज्ड आया। लेकिन कुछ और जरा बेसिक अंतर देखते हैं, आइए इसको भी लिखेंगे, ये भी अंतर है। चलो लो पहले यही लिखते हैं, चार्जेस मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। बोलो चमका। दूसरा अंतर, अच्छा अंतर, आइए चार्ज कैन बी, समझना, पॉजिटिव और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव। लेकिन यार मास तो हमेशा क्या होता है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज। साथ के साथ उतारने की जरूरत नहीं है, समझ लो, साथ के साथ नहीं उतारो, पहले समझो, समझोगे तो अभी याद हो जाएंगे। चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मास इज ऑलवेज ओके। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी जीरो। किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बॉडी चार्ज ही होगी, बॉडी न्यूट्रल भी तो हो सकती है। और अगर बॉडी न्यूट्रल होगी तो उसमें चार्ज क्या होगा, नहीं आया, चार्ज क्या होगा, लेकिन मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अगर बॉडी है तो उसका मास होगा ही होगा, चाहे कम हो लेकिन होगा जरूर। बोलो सही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट सा है थोड़ा सा, कि चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है, चार्ज इज कंजर्व। हमेशा ये देखा गया, हर रिएक्शन में ये देखा गया कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। अच्छा, इसके रेफरेंस में मैं दो इक्वेशन तुम लोगों को लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है, जो तुम लोगों को याद रखनी है। दो इक्वेशन चार्ज की कंजर्वेशन में, क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई, क्या पता है एक नंबर में पूछे, बहुत कम चांस है पर पूछेगा। आओ देखो, पहली इक्वेशन, जीरो गामा जीरो। तीन तरीके की वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और ये गामा। जीरो गामा जीरो, ना इसमें कोई चार्ज है ना इसमें कोई मास है, कोई एनर्जी है। इसके कांटेक्ट में तुम आओगे कैंसर कर देगा, ठीक है, कैंसर का इलाज भी होता है इससे, और ये खुद भी कैंसर करती है, ठीक है। इनको भी पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो जीरो गामा जीरो, ये कई बारी टूट के बनाता है -1 E नॉट प्लस 1 E नॉट। इधर जीरो है, इधर -1 और इधर टोटल जोड़ कितना होगा, ऊपर भी जीरो और नीचे भी, चार्ज कंजर्व हुआ। चार्ज क्या हुआ, इस रिएक्शन को बोला जाता है पेयर प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, पेयर प्रोडक्शन, याद रखना, ठीक है। और अगर इसकी अपोजिट रिएक्शन हो रही है, इसकी अपोजिट रिएक्शन होगी -1 E नॉट प्लस 1 E नॉट will give you जीरो गामा जीरो, और इस रिएक्शन को बोला जाता है एनिहिलेशन। क्या बोला जाता है, जैसे केमिस्ट्री में नहीं होती नेम रिएक्शंस, वैसे ही ये फिजिक्स की नेम रिएक्शंस हैं, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। दोनों से पता लग रहा है कि चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व। इधर देखो ना -1 प्लस 1। अच्छा, कई लोग अगर ये ना रिलेट कर पा रहे हो कि आदमी बावला हो गया, एटॉमिक नंबर को कंजर्व दिखा रहा है और बोल रहा है चार्ज कंजर्व है, तो मैं उनके लिए बता दूं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में। ये बात पता है ना, न्यूट्रल एटम में। कैसे एटम में है, हाँ 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 हाँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है ना, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोच के बोल। बस गए ना दोस्त, सोडियम पॉजिटिव में कितने प्रोटॉन, 11, इलेक्ट्रॉन कितने, बराबर नहीं है,
बराबर नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, आयंस में नहीं। हाँ ना बोलो। लेकिन एटॉमिक नंबर को चार्ज के बराबर लिया जा सकता है। चमका? बहुत बढ़िया। तो हमने क्या कहा कि भाई चार्ज कंजर्व होता है। क्या मास कंजर्व होता है? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? एनर्जी। याद करो फॉर्मूला, E बराबर डेल्टा MC। अरे हिरोशिमा नागासाकी पे बम फोड़े थे ना, इसीलिए तो फोड़े थे। हाँ ना बोलो। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसी टाइम पास प्रॉपर्टी जरूरी है। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं। मान ले अनिकेत के ऊपर चार्ज है 100 कूलम, मैं इसको रॉकेट में बिठा के कहीं भेज दूं, इस पे चार्ज 100 कूलम भी रहेगा, इसके चार्ज पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन। मास बढ़ जाता है वेलोसिटी बढ़ने पे, किस फॉर्मूले से? m बराबर m0 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन। ये होता है मूविंग मास जब बॉडी चल रही हो तब, और ये होता है रेस्ट मास। कौन सा मास? इस प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वांटम फिजिक्स की प्रॉपर्टी है। तुमसे भी नॉर्मल फिजिक्स नहीं हो पा रही, क्वांटम फिजिक्स तो कई 100 किलोमीटर दूर है। खैर मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर मैं ऐसे आराम से खड़ा हो जाऊँ, कुछ नहीं कर रहा, इस वक्त जो मेरा मास है वो रेस्ट मास है, ठीक है। कोई भी बॉडी प्रकृति में तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसका कुछ रेस्ट मास होगा। अगर उसका रेस्ट मास नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइट, सोचो, आज तक जो नहीं सोचे वो अभी सोचो। रोशनी, ये रोशनी दिखाई देती है ना, दिखाई देती है ना। इसके दिखाई देने के बावजूद भी तुम लोगों को ट्यूबलाइट क्यों बनानी पड़ी? ऐसा क्यों नहीं करते कि गत्ते का बक्सा लो, दिन में धूप निकलती है, दिन में वो बक्से में धूप इकट्ठी कर लो, रात को अंधेरा हो, बक्सा खोलो, उजाला ही उजाला। अरे बल्ब क्यों बना रहे हो? सोचो ना, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लाइट का जो एनर्जी पैकेट है जिसे कहते हैं फोटोन, उसका ये रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए तुम उसको आज तक पकड़। लाइट एग्जिस्ट ही तब करती है जब चल रही हो, अगर चल नहीं रही है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी रफ्तार c के आसपास भी आ गई तो देखो ये m चेंज होना शुरू कर देगा। m तो चेंज हो रहा है ना v के साथ। यही टाइम डायलेशन थ्योरी का बेस है। कहते हैं ना आप समय यात्रा कर सकते हैं, सब यहीं से होता है, ये शुरुआत है, ठीक है। ये क्या है? मैं बस छोटे छोटे तौर पे इतना ही बता सकता हूँ जो मैंने डिस्कवरी में देखा था। धरती के चारों तरफ एक रेलवे ट्रैक बना दो और उसमें एक ट्रेन दौड़ाओ। ट्रेन की रफ्तार होनी चाहिए 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सपोज आज मंगलवार है, 5 बजने वाले हैं, तुम उस ट्रेन में बैठ जाओ घड़ी लेके, और तुम अपने घड़ी के हिसाब से पूरे 1 हफ्ते उस ट्रेन में बैठे और अगले मंगलवार शाम को 5 बजे उस ट्रेन से उतर गए। जब तुम उस ट्रेन से उतर जाओगे तो तुम ये पाओगे कि जिस दुनिया को तुम छोड़ के गए थे वो 100 साल आगे निकल चुकी है, जबकि तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन ही बढ़ेगी। यही समय यात्रा है और इसी का बेस है ये फॉर्मूला। इसलिए मैंने कहा इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर गलती से ग्रेजुएशन में गए तुम लोग और फिजिक्स ऑनर्स तुम लोगों ने की, तब तुमको इसके आगे की रामायण जो है ना समझाई जाएगी कि समय कैसे डायलेट होता है। हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉट्स को घड़ी बांध के भेजा जाता है, जब रॉकेट में बिठा के भेजते हैं, जब वो वापस धरती पे आते हैं तो उनकी घड़ी धीमी हो जाती है। आप अपनी रफ्तार जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके लिए समय धीमा होता चला जाता है। इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, होता फिर समझ नहीं आएगा, कोई फायदा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें समझना सब चाहते हैं, लेकिन 100 में से